Good morning to all the students. As we have discussed about the thyroid gland previously, then about hypothyroidism, then goiter. But before that, we have to discuss about the conflicts of thyroid gland. I hope you all know what are the conflicts, what is DHS, right? We have discussed earlier. So first we'll discuss that. Just tell me one thing. What happens when a patient comes to you and he says that he has hypothyroidism? Will you believe? I mean, क्या कोई रिलेशन है कि पेशेंट के अंदर पहले हाइपोथायराइडिज्म होगा फिर हाइपरथायराइडिज्म होगा, या पहले हाइपर होगा फिर हाइपो होगा? क्या कोई लिंक नहीं है दोनों में? तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आंसर्ड कि मैम कोई लिंक नहीं है इसमें. सो लेट मी टेल यू, लिंक है. कभी भी हाइपोथायराइडिज्म बिना हाइपरथायराइडिज्म के हो ही नहीं सकता. किसी भी इंसान के अंदर जिसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस है, उसमें 1000% श्योर है कि पहले हाइपर हुआ होगा, उसके बाद ही हाइपो हो सकता है. ओके, सो हम आज पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है आज का कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, हम पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, क्या इसका फंक्शन होता है. ओके, ठीक है. अब ब्रेन लेवल पे क्या होता है ना, द थायराइड ग्लैंड के दो कंट्रोल सेंटर्स होते हैं दैट आर ऑर्डरली पोजिशन विद इन द रिंग फॉर्म. ब्रेन लेवल की हम अगर बात करें तो ब्रेन स्टेम के अंदर थायराइड ग्लैंड के दो कंट्रोल सेंटर होते हैं जो कि रिंग फॉर्म के अंदर होते हैं. और ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल सेंटर्स, ये कंट्रोल करते हैं ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, ब्रेन स्टेम के अंदर थायराइड ग्लैंड के दो कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जो कि रिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ये कंट्रोल सेंटर्स का फंक्शन होता है कि ये कंट्रोल करते हैं ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ओके, so the right half of thyroid gland is controlled from right side of the brainstem and the left half is controlled from the left brainstem hemisphere. अब जो राइट साइड है थायराइड ग्लैंड का, राइट हाफ है, वो किससे कंट्रोल होगा? राइट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम. और जो लेफ्ट हाफ है ब्रेन उसका थायराइड ग्लैंड का, वो कंट्रोल होगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम. कोई क्रॉस रिलेशन नहीं होता है ब्रेन का ऑर्गन के साथ. सो बेसिकली थायराइड ग्लैंड के पास दो कंट्रोल सेंटर होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. अब थायराइड ग्लैंड का जो राइट हाफ है वो किससे कंट्रोल होता है? राइट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम. और लेफ्ट हाफ थायराइड ग्लैंड का कंट्रोल होता है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम. कोई क्रॉस रिलेशन नहीं होता है फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन. ये जनरल इंट्रोडक्शन है. ओके, नाउ अब कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है, बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है? कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट. यू ऑल नो मॉर्सल, कोई भी चीज़ जो खाने की हो, जिससे हमारा न्यूट्रिशियस हो, एनीथिंग, आवर जॉब, जिससे हमको खाना मिल रहा है. ओके, दैट इज मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट. सो द बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट लिंक टू थायराइड ग्लैंड इज अ मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट. अब हमने बात की थी राइट हाफ ऑफ द थायराइड ग्लैंड किससे कंट्रोल होगा? राइट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम, right half of the thyroid gland. In this image we can see right half of the thyroid gland. इसका मॉर्सल कौन सा आएगा? और हमने बात करी बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट. तो जो राइट साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड है उसमें कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आएगा? इनगोइंग मॉर्सल. राइट साइड से खाना अंदर जा रहा है, इनगोइंग मॉर्सल, अंदर जाने वाला मॉर्सल, इनगोइंग मॉर्सल. इक्विवेलेंट टू द राइट हाफ ऑफ द माउथ एट द फेरिंक्स. अब हमने बात की थी इनिशियली स्लाइड में कि ब्रेन लेवल पे थायराइड ग्लैंड के जो दो कंट्रोल सेंटर होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं किसको? ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो जो राइट हाफ है ब्रेन स्टेम का, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? राइट साइड ऑफ द माउथ एंड द फेरिंग्स, और राइट हाफ ऑफ द माउथ एंड द फेरिंग्स. इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? द कॉन्फ्लिक्ट लिंक्ड टू राइट लोब ऑफ थायराइड रिलेट्स टू एन इनगोइंग मॉर्सल. हमने लास्ट इमेज में यही देखा, राइट साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड या राइट हाफ ऑफ थायराइड ग्लैंड दैट इज इनगोइंग मॉर्सल एंड नॉट बीइंग फास्ट इनफ टू कैच द मॉर्सल. मतलब पेशेंट बहुत ही स्लो है, इतना फास्ट नहीं है कि वो उस मॉर्सल को कैच कर पाए, बहुत स्लो है वो. सच अ मॉर्सल कॉन्सर्न्स, फॉर एग्जाम्पल, अब वो मॉर्सल कैसे हो सकती है? कोई जॉब हो सकती है जिससे हमको रोजी रोटी मिल रही है, जॉब नौकरी हो सकती है. कोई पोजीशन हो सकती है, मान लो ऑफिस के अंदर, स्कूल में प्रिंसिपल है, टीचर है, ठीक है, मैनेजमेंट में कोई है, प्रमोशन उसका,
ड्यू है, कॉन्ट्रैक्ट कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, और अ परचेज कोई चीज़ खरीदना चाहता है, वो उसके मन में है कि मुझे चीज़ चाहिए, कोई शोपीस हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है पर्टिकुलर. वन स्ट्रांगली डिजायर्स बट इज टू स्लो टू ग्रैब, राइट. सो इनगोइंग मॉर्सल, पेशेंट चाहता है, उसकी स्ट्रांग डिजायर है, वो डिजर्व भी करता है. मान लो कोई जॉब है, वो डिजर्व करता है कि मुझे जॉब मिलनी चाहिए, उसकी इच्छा है कि मुझे यहाँ जॉब करनी है, मुझे इस पोजीशन पे आना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ या खरीदना चाहती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन मैं इतनी स्लो हूँ, मैं इतनी धीमे काम कर रही हूँ, मैं इतनी एलिजिबल ही नहीं हूँ कि मैं उसको ग्रैब कर सकूँ, मैं इतनी फास्ट ही नहीं हूँ कि मैं फटाफट डिसीजन लिया और इस चीज़ को कैच कर लिया. चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई जॉब हो, कोई प्रमोशन हो जॉब के अंदर, एनीथिंग. The expected morsel could also relate to a person one is too slow to catch or get a hold of. या हम उसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि पेशेंट बहुत स्लो है, फास्ट नहीं है कि उसको अपने पास रख ले, उसको हासिल कर ले, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं उसको हासिल कर ले, या टू गेट होल्ड ऑफ, या उसके पास है तो वो उसको अपने पास रखे रखे संभाल कर रख सके, ऐसा नहीं कर पाता है पेशेंट क्योंकि वो इतना स्लो होता है. सो इन गोइंग. Now we talk about left half of the thyroid gland. In this image we can see the left half, that is outgoing morsel. पहले इमेज में हमने देखा था राइट हाफ ऑफ थायराइड ग्लैंड जो था इनगोइंग मॉर्सल. अब है लेफ्ट हाफ ऑफ थायराइड ग्लैंड इज आउटगोइंग मॉर्सल, बाहर जाना, कोई चीज निकालना चाहता है वो. पहले राइट हाफ में था वो कोई चीज लेना चाहता है, जॉब में प्रमोशन लेना चाहता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, वो निकालना चाहता है, लेफ्ट साइड आउटगोइंग मॉर्सल, निकालना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है. लेफ्ट हाफ ऑफ थायराइड ग्लैंड इक्विवेलेंट टू लेफ्ट हाफ ऑफ द माउथ एंड द फेरिंग्स. राइट हाफ में क्या था, वो इट वाज इक्विवेलेंट टू राइट हाफ ऑफ द माउथ एंड द फेरिंग्स, क्योंकि हमने बात की थी कि थायराइड ग्लैंड के में कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जो एलिमेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, राइट. तो राइट हाफ जो था थायराइड ग्लैंड का वो इक्विवेलेंट था राइट हाफ ऑफ द माउथ एंड द फेरिंग्स. Left half of thyroid gland is equivalent to the left half of mouth and pharynx. अब इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा, द कॉन्फ्लिक्ट लिंक्ड टू लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड रिलेट्स टू आउटगोइंग मॉर्सल. जो राइट लोब थायराइड ग्लैंड का था उसमें आ रहा था इनगोइंग मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट, अब इसमें आ रहा है आउटगोइंग मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट. मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या था हमारा बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट. अब जो राइट साइड है थायराइड ग्लैंड की उसमें आएगा इनगोइंग मॉर्सल, और जो लेफ्ट हाफ है थायराइड ग्लैंड की उसमें आएगा आउटगोइंग मॉर्सल. एंड नॉट बीइंग फास्ट इनफ टू एलिमिनेट अ मॉर्सल, उसमें था नॉट बीइंग फास्ट इनफ टू कैच द मॉर्सल. इनगोइंग मॉर्सल में पेशेंट इतना स्लो है, इतना फास्ट है कि मॉर्सल को अपने पास रख नहीं सकता, कैच नहीं कर सकता, अगर है तो उसको संभाल के रख नहीं सकता. आउटगोइंग मॉर्सल में है पेशेंट इतना स्लो है कि वो उसको बाहर नहीं फेंक सकता निकाल के. सबसे कॉमन एग्जाम्पल उसका है फीसेस मॉर्सल. जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन, फीसेस क्या है, इट्स अ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मैटर, लेकिन पेशेंट इतना ज़्यादा स्लो है कि वो उसको भी होल्ड करके रखता है, निकालना ही नहीं चाहता बाहर, या निकाल ही नहीं पाता बाहर, राइट. नाउ दिस कुड बी, अब ये क्या हो सकता है इसके अंदर, आउटगोइंग मॉर्सल के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, कोई पेपर, कुछ लोग होते हैं ना अपने घर में फाइलें इकट्ठी करके रखते हैं, पुराने पेपर्स इकट्ठे करके रखते हैं, उनको फेंकना ही नहीं चाहते. एनी काइंड ऑफ गुड्स, कोई भी सामान, पुराना टूटा फूटा सामान रखेंगे, पुराने सॉक्स, होल सॉक्स, और अ पर्सन, टेनेंट, कुछ लोग होते हैं ना किराएदार हैं, उनको निकाल ही नहीं पा रहे अपने घर से, इतने स्लो है, कुछ बोल ही नहीं पाते, उनको वो सालों से उनके घर में रखे हैं और उनको कुछ नहीं बोल पाते. कोई एम्प्लॉय है, कोई बिजनेस पार्टनर है जिससे पेशेंट चाहता है कि छुटकारा मिल जाए, अपने बिजनेस से निकाल दूँ मैं उसको, लेकिन वो उससे छुटकारा नहीं पा पाता. पेशेंट इज, द पर्सन इज टू स्लो टू गेट रिड ऑफ, वो निकालना चाहता है उस टेनेंट को, उस एम्प्लॉय को अपनी जॉब, अपने बिजनेस से, अपने बिजनेस पार्टनर को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है. An apology or proposal that was expressed too late can also evoke this type of the conflict. Patient सॉरी बोलना चाहता है, किसी को प्रपोज करना चाहता है, किसी को पसंद करता है, उसको प्रपोज करना चाहता है, कहीं उससे गलती हो गई, सॉरी बोलना चाहता है, बट वो नहीं बोल पाता है, नहीं निकाल पाता, अपने मन से नहीं निकाल पाता, नहीं बोल पाता, और बहुत लेट बोल पाता है कि वो इतना स्लो है, इतना फास्ट है ही नहीं कि वो बोल सके, इतना स्लो है तो वो नहीं बोल पाता. ऐसी प्रॉब्लम्स उसको प्रोवोक करती है टू दिस टाइप ऑफ दी मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी ये इवोक करती है इस कॉन्फ्लिक्ट को. कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज, तो हमने अभी तक बात की इनगोइंग मॉर्सल और आउटगोइंग मॉर्सल की. हाँ,
इससे पहले हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज पढ़ने से पहले हम एक बात करेंगे पीपल हु आर ड्रिवन टू गेट थिंग्स डन। जिन लोगों के अंदर इनबिल्ट प्रेशर होता है ना, बहुत ज़्यादा ये काम करना ज़रूरी है, एक प्रेशर होता है, एक फोर्स होता है, जैसे कि जो प्रोफेशंस में होते हैं, जिन एक्टिविटीज़ में होते हैं, जैसे कि कोई जिसमें कंपटीशन हो बहुत ज़्यादा, लाइक बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, सेल्स एजेंट्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ऐसे लोग, ये लोग किन प्रोफेशन में, किन एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फोर्स है, इनड्रिवन फोर्स है ना। एथलीट्स हो गए, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटर्स हो गए, बिजनेस मैनेजर्स हो गए, कंपनी के सीईओ हो गए, हु आर अंडर डेडलाइन प्रेशर। एक प्रेशर होता है उनके ऊपर, अनटोल्ड प्रेशर होता है जिनके ऊपर। जर्नलिस्ट हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, हु आर ऑन कॉन्स्टेंट प्रेशर टू कीप अप, जिनको ये प्रेशर है, इनबिल्ट प्रेशर है, फोर्स है, एक डेडलाइन प्रेशर है उनके ऊपर कि ये काम करना ही है, होना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। जो लोग दो दो जॉब्स कर रहे हैं एक साथ ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ देयर हाउसेस, सिंगल मदर्स हैं जिन पे ऑब्वियसली प्रेशर है, घर का सारा काम भी करना है, जॉब भी करनी है, बच्चों को भी संभालना है, एंड दे हैव इनबिल्ट प्रेशर, इनबिल्ट फोर्स टू डू दिस वर्क, दे आर फोर्स टू डू, दे आर मोर ससेप्टेबल टू एक्सपीरियंस दिस कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे लोगों में ये कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स suffer thyroid conflicts when they are pushed by parents, teachers or coaches that you are too slow। ये कॉन्फ्लिक्ट बच्चों में, एडोलेसेंट्स में ज़्यादा होता है, जहाँ पे दे आर कॉन्स्टेंटली फोर्स, उनमें प्रेशर किया जाता है ना, पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी, कोचेस का भी, कि नहीं तुम बहुत स्लो हो, थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा फास्ट खेलो, थोड़ा फास्ट पढ़ो, थोड़ा फास्ट खाओ। दे आर अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज। अभी तक हमने बात की बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की, फिर हमने बात करी बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर हमने बात की इनगोइंग मॉर्सल एंड दी आउटगोइंग मॉर्सल। इनगोइंग मॉर्सल किस टाइप का होता है, हमने एग्जांपल्स पढ़े उसकी, जॉब, कोई प्रमोशन। आउटगोइंग मॉर्सल में क्या हो गया, कोई टेनेंट्स हो गए, फोल सॉक्स हो गए, इसको निकालना नहीं चाहता है, निकाल नहीं पाता। फिर हमने बात करी किन किन लोगों में ज़्यादा होता है कॉन्फ्लिक्ट, बच्चों में और एडोलेसेंट्स में जो अंडर प्रेशर होते हैं, या फिर वो लोग जो ऐसे प्रोफेशंस में, ऐसी एक्टिविटीज़ में होते हैं जिसमें डेडलाइन होती है, डेडलाइन प्रेशर होता है, इनबिल्ट प्रेशर होता है कि ये काम होना ही चाहिए। उन लोगों के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज की। स्टार्टिंग विद DHS, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज थायराइड ग्लैंड सेल्स प्रोलिफरेट प्रोपोर्शनली टू द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब हमने बात की DHS क्या होता है, डर्क हैमर सिंड्रोम। डॉक्टर हैमर लाए थे इस थ्योरी को। DHS का मतलब है एनी अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, एनी अनएक्सपेक्टेड शॉक, जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कोरोना, हम सब प्रिपेयर्ड हैं, इसलिए कोरोना फैल रहा है, ये कोई शॉक वाली बात नहीं है। लेकिन सडनली हमको ये मालूम पड़े कि हमारे किसी फैमिली मेम्बर कोरोना पॉजिटिव है, इट्स अ शॉक, राइट। तो अनएक्सपेक्टेड, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, वी आर कैच्ड ऑफ गार्ड, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, कोई भी ऐसी कंडीशन, कोई भी ऐसा शॉक जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, कोई भी ऐसी न्यूज़ जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो होता है DHS या शॉक, डर्क हैमर सिंड्रोम और एनी शॉक। सो स्टार्टिंग विद DHS, हमको शॉक लगा, जैसे ही शॉक लगा ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज थायराइड ग्लैंड, जैसे ही कोई भी शॉक लगा तो कॉन्फ्लिक्ट फेज में आ गए हम। उस फेज के अंदर क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड सेल्स प्रोलिफरेट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द, जितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग थायराइड ग्लैंड सेल्स को मल्टीप्लाई करने लग जाएगा। छोटा कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो प्रोलिफरेट कम होंगे थायराइड ग्लैंड के सेल्स, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रोलिफरेट होंगे। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा है, उसकी प्रपोर्शन थायराइड ग्लैंड प्रोलिफरेट करता है को। अब इसका पर्पस क्या है, थायराइड ग्लैंड क्यों करता है, भाई हमको शॉक लगा, हम कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज के अंदर आ गए, तो थायराइड बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, वो सेल्स को प्रोलिफरेट करेगा। पर रीजन क्या है प्रोलिफरेट करने का, मल्टीप्लाई करने का, इंक्रीज करने का। द बायोलॉजिकल पर्पस ऑफ द सेल इंक्रीज इज टू इम्प्रूव द सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन। वो इसलिए ऐसा करता है ताकि थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम ना हो जाए, टू इम्प्रूव, उसको बेटर करने के लिए करता है। तो द बायोलॉजिकल पर्पस ऑफ द सेल इज increase is to improve the secretion of the thyroxine so that the individual becomes faster to catch the desired morsel, right half of the thyroid gland, or to get rid of the undesired morsel, left half of the thyroid gland। तो थायराइड ग्लैंड का मेन पर्पस क्या है, तो प्रोलिफरेट सेल्स को इंक्रीज करने का ये पर्पस है, ताकि वो थायरॉक्सिन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके, ताकि जो इंडिविजुअल है जो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में है, वो पेशेंट जो इतना स्लो था वो थोड़ा फास्ट हो जाए, टू कैच द
मॉर्सल, जिस मॉर्सल को वो चाहता है, डिजायर, जैसे कोई मान लो कोई चीज़ खरीदना चाहता है, कोई जॉब है, कोई प्रमोशन है, वो चाहता है तो वो उसको ले सके, आराम से कैच कर पाए, वो इतना फास्ट हो जाए। या फिर अगर कुछ निकालना चाहता है तो वो इतना फास्ट हो जाए कि वो उसको निकाल सके। लेफ्ट हाफ ऑफ द थायराइड ग्लैंड, दिस कॉजेज एन ओवर एक्टिव थायराइड और हाइपर थायरॉइडिज्म। इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले हाइपर थायराइडिज्म होगा, क्योंकि जैसे डीएचएस होगा, पेशेंट कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज के अंदर आएगा, उस टाइम पर थायराइड ग्लैंड अपने सेल्स को प्रोलिफरेट करेगा और उस वजह से क्या होगा, ओवर एक्टिव थायराइड हो जाएगा और हाइपर थायरॉइडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पहले हाइपर थायरॉइडिज्म होगा। बिकॉज ऑफ द एनहेंस्ड, अब क्या कर रहा है थायराइड ग्लैंड ने, थायरोक्सिन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। अब जब थायरोक्सिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो पेशेंट के अंदर क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो गया, जिसको हम बोल रहे हैं हाइपर थायरॉइडिज्म। तो सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट के अंदर, पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहेगा, नर्वस भी रहेगा, बहुत ज़्यादा एंशियस रहेगा, इरिटेबल रहेगा, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, उसकी नींद कम हो जाएगी। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे नींद कम आती है। उस समय में समझ में आ जाएगा कि पेशेंट कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में है। हाई ब्लड प्रेशर इज टिपिकली आइसोलेटेड टू सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, नीचे वाला बीपी बढ़ा हुआ रहेगा। द नोड्यूल दैट अपीयर्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज इज जनरली रेफर टू एज हॉट नोड्यूल। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज के अंदर हमको एक हॉट नोड्यूल दिखाई देगी। विथ परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी, अब कॉन्फ्लिक्ट परसिस्टेंट है, क्रिएटेड बाय कंटिन्यूइंग सेल ऑगमेंटेशन फॉर्म्स द हार्ड स्ट्रूमा और दी गॉइटर। तो अगर पेशेंट हमारे पास गॉइटर की स्टेट में आ रहा है, गॉइटर लेकर आ रहा है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि पेशेंट कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में है। हम आराम से डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में है। और अगर हम उस पेशेंट का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दें तो गॉइटर अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड could cause breathing difficulty due to pressure on the trachea। अब थायराइड ग्लैंड एनलार्ज्ड है, गॉइटर की कंडीशन है, तो क्या सिम्टम आएगा उसके अंदर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि उसका प्रेशर पड़ रहा है किस पे, ट्रेकिया के ऊपर। द लार्ज स्वेलिंग विद प्रोफ्यूज सेल प्रोलिफरेशन माइट बी डायग्नोज्ड एज थायराइड कैंसर। और जो स्वेलिंग होती है इसको कई बार हम मिसडायग्नोज कर जाते हैं थायराइड कैंसर। अब हमने बात कर ली कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज की, जिसके अंदर आएगा हाइपर थायरॉइडिज्म और गॉइटर। अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है विद हाइपर थायरॉइडिज्म और गॉइटर, वी कैन इजीली डायग्नोज दैट द पेशेंट इज इन द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज। उसके बाद अपने आप आता है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज के बाद आता है हीलिंग फेज, ये अपने आप चलता है सब कुछ। उसके बाद आता है हीलिंग फेज। तो फॉलोइंग द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अब जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, कुछ टाइम बाद कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, उस टाइम पे क्या होता है, फंजाई और माइक्रोबैक्टीरिया सच एज टीबी बैक्टीरिया रिमूव द सेल्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड। जैसे कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज खत्म हुआ, हीलिंग फेज शुरू हुआ, तो हीलिंग फेज के स्टार्ट होते ही ये जो फंजाई है, माइक्रोबैक्टीरिया है, ये उन सेल्स को हटा देते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। हीलिंग सिम्टम्स, अब उस समय सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, पेन ड्यू टू स्वॉलोइंग, डिफिकल्टीज ब्रीदिंग एंड स्वॉलोइंग एंड नाइट स्वेट्स। अब ये हीलिंग फेज के सिम्टम है। अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, स्वॉलो करने में दिक्कत हो रही है, रात को बहुत पसीना आ रहा है, पेन हो रहा है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि पेशेंट हीलिंग फेज में चला गया। और हम क्या करते हैं, एलोपैथ क्या करते हैं, इसी के लिए मेडिसिन दे देते हैं, जबकि पेशेंट ऑलरेडी हीलिंग फेज में है। ये उसके हीलिंग सिम्टम्स हैं। अगर पेशेंट इन सिम्टम के संग आ रहा है कि उसको डिफिकल्टी हो रही है स्वॉलो करने में, रात को बहुत पसीना आ रहा है, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, या स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा, उसको स्वेलिंग की वजह से पेन है हो रहा है, तो दीज आर द हीलिंग सिम्टम्स, पेशेंट ठीक हो रहा है। इफ द हीलिंग प्रोसेस इज accompanied by an inflammation, this causes thyroiditis। अगर हीलिंग प्रोसेस में इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है तो एक कंडीशन डेवलप होगी थायरोडाइटिस। अब जब हीलिंग फेज खत्म हो जाता है, विद द कंप्लीशन ऑफ द हीलिंग फेज थायरोक्सिन लेवल रिटर्न्स टू नॉर्मल। अब हीलिंग फेज खत्म हो गया तो थायरोक्सिन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन आती है हैंगिंग हीलिंग। हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज और हीलिंग फेज, दो ही फेज होते हैं, लेकिन एक आता है हैंगिंग हीलिंग फेज। विद हैंगिंग हीलिंग दैट इज व्हेन हीलिंग इज कंटिन्यूअली इंटरप्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट रिलैप्सेस। अब कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज हुआ, पेशेंट कॉन्फ्लिक्ट फेज में आया, हाइपरथायराइडिज्म डेवलप हो गया, गॉइटर डेवलप हो गया उसके अंदर, फिर वो अपने आप हीलिंग फेज में आ जाता है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट बार बार रिलैप्स कर रहा है, वही सेम कॉन्फ्लिक्ट बार बार रिलैप्स हो रहा है, तो पेशेंट चला जाएगा हैंगिंग हीलिंग में। मतलब पेशेंट कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज से हीलिंग फेज में जा ही नहीं पाएगा, वो आ जाएगा हैंगिंग हीलिंग में चला जाएगा वो। विद द हैंगिंग हीलिंग
That is, when healing is continually interrupted by the conflict relapses, the prolonged decomposing process results in loss of thyroid gland tissue, causing a chronic underactive thyroid or hypothyroidism, also known as Hashimoto's disease. अब अगर पेशेंट आ रहा है हाइपोथायराइडिज्म लेकर, तो हमें समझ में आ जाएगा कि पेशेंट इज इन द हैंगिंग हीलिंग फेज. सिम्टम्स आर, अब उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे हैंगिंग हीलिंग फेज में. पेशेंट कहेगा मुझे बहुत थकान महसूस होती है, बहुत जल्दी थक जाता हूँ काम करके, एनर्जी बहुत कम रहती है, बहुत डलनेस फील रहती है, क्योंकि इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन स्लोज डाउन द बॉडीज मेटाबॉलिज्म. तो पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आएगा कि मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, बहुत थकान हो जाती है, बहुत डलनेस रहती है पूरा दिन, लो फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ बहुत ज़्यादा. So we can diagnose that the patient is in the hanging healing phase. Note: hypothyroidism is always preceded by hyperthyroidism. पहले hyper होगा फिर ही hypo होगा. If the required microbes are not available upon the resolution of the conflict. हमने बात की थी ना कि जैसे ही healing phase start होता है तो जो भी माइक्रोबैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, क्या करते हैं, उन सेल्स को रिमूव कर देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है. पर अगर क्या हो, अगर यही माइक्रोब्स रहे ना, अब जो माइक्रोब्स सेल्स को हटा रहे हैं, जिनकी ज़रूरत, एक्स्ट्रा सेल्स को रिमूव कर रहे हैं बॉडी से, अगर वो माइक्रोब्स खुद ही खत्म हो जाएं तो, इफ़ द रिक्वायर्ड माइक्रोब्स आर नॉट अवेलेबल अपॉन द रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉल्व हो गया, हीलिंग फेज स्टार्ट हो गया. लेकिन अगर ये माइक्रोब्स रहे, खुद ही ना रहे तो, बिकॉज दे वर डिस्ट्रॉयड थ्रू ओवर यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स, द एडिशनल सेल्स इन द थायराइड ग्लैंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. अब जो माइक्रोबैक्टीरिया, फंजाई जो एक्स्ट्रा सेल्स को रिमूव कर रहे थे, अगर वो माइक्रोब्स खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएं ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स, तो जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो खत्म नहीं हो पाएंगे वहाँ से, वो रिमूव ही नहीं हो पाएंगे. तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, कॉन्सिक्वेंटली द ग्रोथ और गॉइटर स्टेज. तो वो गॉइटर क्या हाइपरथायराइडिज्म वहीं का वहीं रह जाएगा. स्टेज मेंटेनिंग द ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन विद लास्टिंग हाइपरथायराइडिज्म इवन दो द कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन रिजॉल्व. कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी हो जाए लेकिन हाइपरथायराइडिज्म और गॉइटर वो का वो रह जाएगा, क्योंकि थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन तो बढ़ता रहेगा और थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होता रहेगा, तो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन रहेगी. तो लास्ट पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म में रह जाएगा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने के बावजूद भी. So these were the conflicts of the thyroid gland. Thank you.